दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्रीम इंग्लिश पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, यानी कि ये वो बेसिक वर्ड्स हैं इंग्लिश के कि जिनके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। इवन जिसको इंग्लिश बोलना आता है वो भी इंग्लिश नहीं बोल सकता। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। कमेंट ओके, लोगों को बताइए, कैन यू स्पीक इंग्लिश? Yes, sir, I can speak English. Okay, and can you speak English without these words? You don't use these words and you have to speak English. Is it possible? Sir, I cannot speak English without even no one can. No one can. Okay, leave. अब आपने सुना होगा कि इनको इंग्लिश बोलनी आती है, बट स्टिल इनका ये कहना है कि सर अगर मैं ये वर्ड्स ना बोलूं, मैं इन वर्ड्स को नहीं बोल सकती, या आप मुझे मना करोगे इन वर्ड्स को यूज करो इंग्लिश के अंदर, तो मैं भी इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगी। इसका मतलब है कि अगर इन वर्ड्स को ये नहीं बोलेंगी तो ये भी आपकी तरह हो जाएंगी, इनको भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती। और वही तो आपके साथ है, आपको भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो ये वो कौन से वर्ड्स हैं जिनको सीख कर बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, जिसको कुछ नहीं आता इंग्लिश में, वो इंग्लिश को बोलने की एटलीस्ट शुरुआत कर सकता है। तो आज की वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप खुद समझ गए होंगे। तो चलिए यहां पर शुरू करते हैं। मैंने यहां पे लिखा है अंग्रेजी के लिए या अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे जरूरी वर्ड्स जो बेसिक आपको सीखने होंगे, वो आज मैं यहां पर बता रहा हूं आपको। सबसे पहले देखिए, यहां पर मैंने यहां पर इंग्लिश का वर्ड लिखा है आपके सामने, और ये है आई। इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वो भी मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। यहां पे लिखा है आई, और इसका मतलब भी लिखा है जैसे मैं। ठीक है, तो अब यहां पर इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा। आई का मतलब मैं, माय इसे ऐसे पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है मेरा, और इसी तरह से मी मतलब मुझे। ठीक है, इसी तरह से आप यहां पे देखेंगे यू, इसको इस तरह से बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन है यू, और मतलब होता है आप या तुम। ऐसे ही योर आपका, यू आपको। वी का मतलब होता है हम, आर का मतलब होता है हमारा, और अस का मतलब होता है हमें। और आपको यह भी बता दूं कि इस टेबल को आपको सिर्फ इस ही तरीके से याद करना है, आई माय मी। आप इसको ऐसे याद नहीं करना, आप इसको इस तरह से याद करना, क्योंकि आई की ही फैमिली के वर्ड्स हैं आई के साथ माय और मी, जिसका मतलब होता है मैं, मेरा या मेरी वस्तुएं, और मुझे। ऐसे ही यू आप, आपकी चीजें, और आप। इसी तरह से यहां पर वी के लिए और यहां पर दे के लिए। दे का मतलब होता है वे, देयर मतलब उनका, और देम मतलब उन्हें। बच्चों ये जो दे होता है ना, ये ज्यादा, यानी कि दो या ज्यादा लोगों के साथ लगता है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, अगर आप दे बोलेंगे ना तो इसका मतलब होता है वे, और वहां पे एक नहीं है, फिर वहां पे दो या दो से ज्यादा लोग हैं। इसी तरह से यहां पर ही सिर्फ और सिर्फ बॉय के लिए, यानी कि लड़कों के लिए लगता है ही, वह इसका मतलब होता है, हिज मतलब होता है उसका, और हिम मतलब होता है उसे। इसी तरह से शी किसके लिए लगता है गाइस, आपको पता होगा, ये गर्ल्स यानी कि लड़कियों के लिए लगता है। कोई लड़की है, कोई स्त्री है, महिला है, आप उसे शी बोलेंगे। ठीक है, शी मतलब होता है वह, सेम वही, और हर का मतलब होता है उसका, और हर मतलब होता है उसे। इसी तरह से कोई भी निर्जीव वस्तुएं देख लो, मेरे हाथ में ये आप देख सकते हैं, ये मार्कर, पेन, राइट। इसी तरह से ये माइक, ऐसी वस्तुएं जो आपको आंखों से दिखाई दे रही हैं, सब निर्जीव वस्तुएं हैं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग, जो जिंदा नहीं है, जिनकी सांसें नहीं चल रही, जो कम बढ़ नहीं सकती। जैसे मैं पैदा हुआ तो बहुत छोटा था, धीरे धीरे बढ़ता चला गया, तो मैं लिविंग थिंग हूं, मैं जिंदा हूं। ठीक है, इस पेन को आज मैं इस रूम के अंदर रख देता हूं, 10 साल बाद भी आऊंगा तो ये पेन ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं, ये घटेगा नहीं। इसी तरह से ऐसी वस्तुएं जो कि सांस नहीं ले सकती, ये जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए आप इट का यूज करते हैं, मतलब होता है यह। इट्स का मतलब होता है इसका, और इस इट का मतलब होता है इसे। सबसे पहले, सबसे शुरुआती बेस में आपको पहले ये टेबल याद कर लेनी है। अगर आपने ये कर लिया तो अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, आइए दिखाता हूं। अब आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम डेमोन्स्ट्रेट करके बोलते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों बोला जाता है इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ध्यान से सुनना। कोई भी वस्तु जो आपकी आंखों के सामने है ना, जिसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे इस एसी को देख सकता हूं। वेल, अब मैं इस एसी का नाम नहीं जानता, मुझे नहीं पता ये क्या है, मैं पहली बार आया हूं और मैंने देखा पता नहीं क्या ये, तो मैं आपसे बोलता हूं वो क्या है। तो यहां पर एसी का नाम तो मैं जानता नहीं, तो मैंने इसको संबोधित करा वो बोल के, वो। कई चीज पास होती हैं,
मैं कहता हूं ये क्या है, मुझे नहीं पता ये क्या है, मान लो, और मैं बोलूंगा ये क्या चीज है, ये क्या है, ये और वो। जब हम बोलते हैं ना ये वो, इसी तरह से हम बोलते हैं ये सब और वो सब। इनकी इंग्लिश आपको बता रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी के साथ बैठे हैं, शादी में गए, पार्टी में, कोई चीज दूर रखी आप बोलते हो वो, कोई चीज पास होती है आप बोलते हो ये। इसकी इंग्लिश क्या होती है, ये भी जरूरी है। आप देखो ध्यान से दोस्तों, THIS, इसको हम पढ़ते हैं दिस। क्या पढ़ते हैं, दिस। इसकी हिंदी होती है यह, और ये लगता है पास की एक चीज के लिए। ये चीज मेरे पास है जिसे मैं छू सकता हूं, जिसे मैं टच कर सकता हूं, वो चीज मेरे पास है, जैकेट मेरे पास है। तो एक चीज के लिए मैं बोलूंगा दिस, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ जैकेट, इस तरह दिस इज अ पेन, दिस इज अ माइक। ठीक है, तो इस तरह से हम दिस का यूज करते हैं, पास की चीज हो और एक हो। बट THAT, इसको बोलते हैं दैट, और इसका मतलब हो जाता है वह। और हम वह या वो जब बोलते हैं ना, वो वह, बात एक ही है। ये हम तब बोलते हैं जब चीज दूर होती है। वो देखो, वो देखो, वो क्या है। तो ये वो जो हम करते हैं, उंगली करते हैं, वो दूर की चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग विच इज फार फ्रॉम यू, तो हम दैट का यूज करते हैं दूर की एक चीज के लिए। ध्यान रखना, अभी हम सिर्फ एक चीज की बात कर रहे हैं। पास की एक है तो दिस, दूर की एक है तो दैट। ठीक है, अब अगर चीजें पास हैं बट एक तो नहीं है, अब जैसे ये हाथ की उंगलियां, ये मेरे पास हैं लेकिन ये एक तो नहीं है। देयर आर 4 फिंगर्स, 1 थंब। ठीक है, तो इस केस के अंदर हम दीज यूज करते हैं, THESE, दीज। ऐसे पढ़ोगे इसको, और इसका मतलब क्या हो जाता है, ये सब। आगे ना, ये सब पास की दो या ज्यादा चीजें उनके लिए, मतलब पास हो और दो या दो से ज्यादा हो, उस केस के अंदर दीज बोलोगे। सेम दोज, वो सब। दूर बहुत सारे लोग खड़े हैं, मैं कहूंगा वो सब मेरे दोस्त हैं, तो उस केस में मैं क्या बोलता हूं, वो सब के लिए मैं दोज ऑल, वो सब। दूर की दो या ज्यादा चीजों के लिए दोज। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहां पर ये समझ आया। आगे चलते हैं। अब देखो, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ये क्या है, इसके बिना इंग्लिश भूल जाओ, भूल जाओ। अभी जो मोहतरमा यहां पर थी ना, वो इनके बिना इंग्लिश बोल ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो टाइम है। टाइम कैसे बताओगे आप इंग्लिश के अंदर, मैं घर पर हूं, मैं घर पर था, मैं घर पर होऊंगा। अगर मैं हूं, था और होऊंगा हटा दूं तो एक ही चीज तो बची, मैं घर पर, मैं घर पर, मैं घर पर। पता कैसे चलेगा क्या बात कर रहा हूं मैं इनके बिना इंग्लिश आप नहीं बोल सकते। तो जब एक इंग्लिश बोलने वाला इंग्लिश नहीं बोल सकता इनके बिना, तो आप याद कर लो ना, आप रट लो इनको, आप उसके बराबर पहुंच जाओगे। आप बोल सकते हो, समझ तो सकते हो। अब देखो, यहां पर लिखा है इज, आई और एस। जब IS मिल जाता है ना, तो इज बन जाता है। इज, इसका मतलब होता है। ठीक है, इसी तरह से AM एक साथ लिख दोगे ना, तो आवाज आएगी M, और इसका मतलब होता है हूं। ऐसे ही ARE को R पढ़ते हैं, और इसका मतलब होता है हो। इसी तरह से HAS एक साथ लिख दोगे तो हो जाएगा हैज, और इसका मतलब होता है पास है। जैसे मेरे पास एक जैकेट है ना, आपके पास भी कुछ होगा, उसके पास भी कुछ होगा। जो चीजें पास होती है, ऐसी चीजों को बताने के लिए हम हैज का यूज करते हैं। ऐसे ही हैव, पास है। अब यहां पे डू मतलब होता है करना, डज पढ़ते हैं इसको, करना। डिड मतलब कोई काम करा पास्ट में, तो डिड बोल देते हैं, डिड, किया। वॉज का मतलब होता है था, वर का मतलब होता है थे, है ना, और वॉज का मतलब थी भी हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हैड का मतलब होता है पास था। कोई चीज मेरे पास थी तो मैं बोलूंगा आई हैड अ कार, एक कार मेरे पास थी। पास्ट में कोई चीज आपके पास थी तो हैड का यूज करते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये। इसी तरह से कोई चीज फ्यूचर में होगा, होगी, होंगे के सेंस में हम विल बी का यूज करते हैं। पढ़ेंगे कैसे, विल बी, स्पेलिंग क्या है, WILL एंड BE, विल बी। ठीक है, इसी तरह से शैल बी का सेम मीनिंग होता है जैसे विल बी का होता है। विल के साथ अगर हैव लग जाए, अगर विल के साथ ये वाला हैव लगा दे, तो हैव का मतलब क्या है, पास, और विल का मतलब क्या होता है, होगा, तो पास होगा मतलब निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से शैल हैव का भी सेम मीनिंग होता है। ये होते हैं टाइम बताने के लिए वर्ड्स। मतलब इनके बिना इंग्लिश, मतलब सोच भी कैसे सकते हैं हम लोग कि इनके बिना हम इंग्लिश बोल लेंगे। नोबडी कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट दीज वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पढ़ लो इनको। आगे चलते हैं। अब देखो, इसके अलावा आपने देखा होगा हम किसी से बात करते हैं तो उस दौरान
हम अपनी फीलिंग्स को भी लोगों को बताते हैं। भाई किसी से बहुत प्यार करते हो ना आप, तो बहुत इज्जत और मान सम्मान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बॉस बहुत अच्छा है, वो आपको सैलरी टाइम से देता है, आपको अप्रिशिएट करता है आपके हर काम के लिए, सोचो इंप्रेशन कहाँ जा रहा है आपके माइंड के अंदर। देन इन दैट कंडीशन आप उससे कैसा बिहेव करते हो। आप उनके रूम में जाते हो तो एक सोचते हो ना जाने से पहले, तो आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हो। इज़ एम आर तो कर नहीं सकते, सर मैं अंदर हूं, बाहर हूं, होऊंगा, जाऊंगा, है ना, ये सब तो यूज नहीं करते। इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा। इमोशंस निकालने के लिए ना कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, अगर वो आप सीख लें, ये समझ लें, इनकी हिंदी समझ लें, तो आप ना अपने इमोशंस को बता सकते हैं एक सेंटेंस के जरिए, सिर्फ इन शब्दों को उसमें लगाकर। ठीक है, लगाकर। अब देखो कैसे। अगर आप एक ऐसा काम बता सकते हो किसी को जो आप कर सकते हो लेकिन ज्यादा लोग नहीं कर सकते, जैसे तैरना मुझे तो आता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको ही तैरना आता हो। सोचो आपको आता है तैरना, कमेंट करके बताना। तो तैरना मुझे तो आता है, तो ऐसी चीज के लिए मैं बोलूंगा आई कैन मतलब मैं सकता हूं मतलब मैं कर सकता हूं। ये चीज एक ऐसी चीज कर सकता हूं जो सब नहीं कर सकते, तो मैं कैन का यूज ऐसे कंडीशन के अंदर करूंगा। ठीक है, इसको पढ़ते हैं कैन, CAN, मतलब होता है सकता है, और ये एबिलिटी यानी कि योग्यता बताने के काम करता है, योग्यता बताने का काम। ठीक है, ऐसे ही होता है कुड। ये इतना पोलाइट होता है ना, मतलब अगर आपको ये बोला ना क्या मैं आपसे फोन पे बात कर सकता हूं, तो यहां पर कैन नहीं, ये एबिलिटी नहीं है। तैरना एक एबिलिटी हो सकती है, सबको नहीं आती, लेकिन बात करना तो सबको ही आता है। एक बच्चा भी हुआ है करके मम्मी से दूध मांग लेता है ना। ऐसे कंडीशन में कुड का यूज होता है। और कुड के क्या क्या मतलब होते हैं देखो, इसका L साइलेंट होता है, ध्यान रखना। इसे कुड पढ़ते हैं, यहाँ हिंदी लिखी हुई है कुड। इसको बोलते सका, पाया या सकूंगा। अगर किसी वाक्य के लास्ट में सका, मैं ये नहीं कर सका, मैं वो नहीं कर पाया, है ना, मैं नहीं कर सकूंगा, ऐसे सेंटेंसेस में अब कुड ही आएगा, तो यहां पर कुड। इसी तरह से शुड मतलब होता है चाहिए। अगर किसी वाक्य के अंत में आता है ना, ये करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, यानी कि राय देने का काम जब होता है, क्या राय देने का काम जब होता है, तब शुड का यूज करते हैं। उसका मतलब होता है करना चाहिए। वुड का मतलब होता है करेगा या करता था, मैं ऐसा करता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, वुड का यूज होता है, तो यहां पर वुड लिखा हुआ है। ऐसे ही नीड मतलब होता है जब किसी चीज की आपके पास कमी होती है, अभाव होता है, आपके पास इंग्लिश के वर्ड्स की कमी है, तो यू नीड वर्ड्स, आपको आवश्यकता है। तो नीड मतलब कमी, मतलब ना मुझे ये चाहिए। अगर मैं बोलूं भाई यार मुझे ना थोड़े से पैसे चाहिए, तो मैं बोलूंगा आई नीड मनी। मुझे चाहिए, नीड मतलब चाहिए, और चाहिए क्या, तो वो कमी बताऊंगा। क्या कमी क्या है, मनी की, तो आई नीड मनी। आई नीड अ फ्रेंड, मुझे एक दोस्त की आवश्यकता है, तो कमी को बताने के लिए नीड का यूज कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्या इमोशंस बताने वाले वर्ड्स हैं। मे मतलब सकता है। अब ये कैन नहीं है, ये में क्या होता है, ये संभावना वाला। जैसे बॉस से आप बहुत लगाव है, आपको अपने बॉस बहुत अच्छा लगता है, उसके रूम में आप बेधड़क थोड़ी घुस जाओगे, पहले परमिशन मांगोगे, सर मे आई कम इन योर रूम, है ना, क्या मैं आपके कमरे में आ सकता हूं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। जब मे का यूज करते हैं ना, आप पोलाइटनेस दिखा रहे हैं, और आप ना सामने वाले को एक रिस्पेक्ट दे रहे हो सिर्फ मे बोलकर, कि सर मैं आ तो सकता हूं बिना आपकी परमिशन के भी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सर कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। यानी कि आप मे का यूज करते हैं परमिशन मांगने के लिए। ठीक है, ऐसे ही माइट भी होता है, जब किसी काम को करने या होने की संभावना सिर्फ 30% होती है। जैसे मैं बोलूं आज बारिश हो तो सकती है, चांसेस बहुत कम है, तो मैं माइट का यूज करूंगा। लेकिन अगर बारिश होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो मैं बोलूंगा इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, चांसेस ज्यादा है। जब चांसेस 90% होते हैं, तो मैं मे का यूज करता हूं। बट चांसेस अगर बहुत कम 30% होते हैं, 25% होते हैं, हो सकती है बट मुझे तो नहीं लग रहा हो जाएगी, माइट का यूज करते हैं। बट मस्ट का मतलब होता है जरूर चाहिए। अगर मैं बोलूंगा ना यू मस्ट गो मतलब होता है जाना, यू मतलब तुम, तो मैं बोल रहा हूं तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। यू मस्ट ड्रिंक मिल्क, तुम्हें अवश्य दूध पीना चाहिए कैल्शियम की कमी की वजह से, तो मस्ट का यूज जरूर चाहिए। और ये 100% होता है किसी काम का, 100%, ये 90, ये 30 और ये 100%। सोचो यार, अंदर की फीलिंग्स किसी सेंटेंस को देखकर कैसे पता चलेगा कि वो 30% है, 90 है, 100 है। बट ये वर्ड्स बताते हैं ना, ये वर्ड्स बताते हैं, है ना। ऐसे ही ought to, इसे पढ़ते हैं ought to, इसका मतलब भी होता है क्या,
करना चाहिए, सेम शुड की तरह। बट क्या डिफरेंस है? शुड मतलब तो होता है सिर्फ राय दे दी भाई, मान ले तो यू शुड डू, यू शुड ड्रिंक मिल्क, तुम्हें दूध पीना चाहिए, पी ले पी ले, नहीं पी ले तो तू ही मरेगा। बट अगर मैं बोलूं यू ऑट टू ड्रिंक मिल्क, शुड हटा के ऑट टू लगा दूं, पता है सेंस कहां चली गई, फीलिंग्स देखो कहां चली गई। इसका मतलब है तुम्हें दूध पीना तो चाहिए और ये तुम्हारे लिए कंपलसरी भी है कि तुम्हें पीना पड़ेगा क्योंकि मैंने बोला है, इस रूल को मानना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं यू शुड ओबे योर पेरेंट्स बट यू ऑट टू ओबे योर प्रिंसिपल। स्कूल के मम्मी से तो कह दोगे ठीक है, मम्मी ने कहा ये करना चाहिए तुम्हें और तुमने नहीं भी करा तो मम्मी क्या कर लेगी, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें घर से निकाल देगी, घंटे के लिए फिर बुला लेगी। स्कूल में प्रिंसिपल ने बोला ना बेटा होमवर्क कल होना चाहिए और आप नहीं करके आए तो सोचो ना क्या हाल होगा आपका। इसलिए ऐसी कंडीशन के अंदर ऑट टू का यूज होता है कि ये काम करना ही करना चाहिए। ऐसे ही डेयर का यूज होता है। अब ये डेयर क्या है? डेयर मतलब होता है दोस्तों साहस करना। अगर मैं बोलूं ना मैं कर सकता हूं तो मैं बोलूंगा आई कैन डू, लेकिन मैं बोलूं आई डेयर तो यहां पर इसका मतलब हो गया मैं साहस करता हूं ये करने का, समझ रहे हो? तो यहां पे डेयर का मतलब होता है साहस दिखाने के लिए। अगर आप किसी सेंटेंस में डेयर पढ़ें समझ लो वहां पे ना किसी की हिम्मत दिखाने की या साहस दिखाने की बात हो रही है। देख रहे हो इन वर्ड्स के इमोशंस, ये याद करना आप, ठीक है, ये याद करना आप, ये आपको काम आएंगे। आप देखिए इसी तरह से आपने देखा होगा कई ऐसे काम होते हैं जो आप करना तो नहीं चाहते लेकिन आपको करना पड़ता है। देखा आपने? मतलब कौन लड़की चाहती है जो मेरी वीडियो देख रही है कि उसे ना बर्तन धोने पड़े, लेकिन धोने तो पड़ते हैं ना। जब मम्मी बोलते हैं ए बर्तन धो ले तो आपको धोने पड़ते हैं। आपको कोई काम करना पड़ता है लेकिन आप करना नहीं चाहते। ऐसे सेंटेंस में ये इमोशन दिखाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है पता है? अगर आप हैज के साथ टू लगा दें तो आप यही कह रहे हैं कि मुझे ये करना पड़ता है, इसीलिए लिखा है यहां पर किसी काम को करना पड़ता है। हैव टू में भी सेम पड़ता है होता है, लेकिन अगर हैड टू लगा दिया तो हैड मतलब पास्ट, तो पास्ट में करना पड़ा या करना पड़ता था बताने के लिए आपको हैड टू लगाना पड़ता है। और विल लग गया तो फ्यूचर। अब विल हैव टू का मतलब है फ्यूचर में करना पड़ेगा किसी काम को, भाई तुझे ये करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू इट। तुम्हें चाय बनानी पड़ेगी, यू विल हैव टू मेक टी। तुम्हें मुझे पढ़ाना पड़ेगा, यू विल हैव टू टीच मी। इस तरह से विल हैव टू का यूज भी कर लेते हैं। ये आपको वर्ड्स ना बहुत आगे ले जाएंगे। आप देखो यहां पर क्या है, नीड, और नीड मतलब अभी बताया था चाहिए, तो ये रिपीट हो गया। आगे चलते हैं। इसके अलावा अब आप इनको देखिए, ये ज्यादा नहीं है बस इतने ही हैं। अब जरा इसको देखो, ये क्या है? आपने देखा कोई एक आदमी किसी एक काम को बार बार करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, तो जो कहते हैं ना ये करता ही रहता है, ये तो झूठ बोलती ही रहती है, ये तो खाना बनाता ही रहता है, ये तो बस जब देखो मेरे पीछे पड़ा ही रहता है। ऐसा काम जो करता रहता है के सेंस में आता है, हम कीप ऑन का यूज करके सेंटेंस को फ्रेम कर लेते हैं। इसका मतलब होता है करता रहता है। अगर आपने बोला केप्ट ऑन तो मतलब करता रहता था, ठीक है, क्योंकि यहां पर लगी हुई है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसी तरह से विल कीप ऑन मतलब करता रहेगा, मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा, आई विल कीप ऑन लविंग यू। मैं तुम्हें पढ़ाता रहूंगा, आई विल कीप ऑन टीचिंग यू। यहां पे वर्ब के साथ आईएनजी लग जाती है, ये आप आगे सीखोगे, लेकिन फिलहाल बेसिक में आपको इनके मतलब पता होने चाहिए। सपोज टू का मतलब होता है वाला है। जैसे मैंने बोला पापा आने वाले हैं, तो मैं बोलूंगा माई फादर इज सपोज्ड टू कम, आने वाले हैं। कोई काम होने वाला है, नजदीक है, सपोज्ड टू का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई काम होने ही वाला है, जैसे मैं बोलूं पापा आने वाले हैं, 5 मिनट बाद नहीं आए, फिर आपने बोला भाई कब आएंगे, मैंने कहा अरे बस 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 रुको रुको, आने ही वाले हैं। जब ही लग जाता है किसी काम के होने में, ही लग जाएगी, ऐसा होने ही वाला है, सपोज टू नहीं, अबाउट टू का यूज किया जाता है। और मतलब होता है ये काम होने ही वाला है, ये चीज चलने ही वाली है, बस 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 रुको, चाय आने ही वाली है। इस तरह से अबाउट टू का यूज। तो दोस्तों यहां पर इस वीडियो के अंदर मैंने जो आपको आज वर्ड्स बताए हैं उनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, क्या हिंदी होती है, अगर आपने इन वर्ड्स को याद कर लिया ईमानदारी के साथ इस वीडियो को पूरा देखकर, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आप आज के बाद किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को आसानी से समझ सकते हैं कि इसका सेंस क्या है। और ये बहुत बड़ी बात होती है, और इससे आइडिया लगाकर आप उसे रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। फिलहाल मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और छोटा सा देना चाहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए
अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि YouTube के द्वारा नोटिफिकेशन मेरी हर वीडियो का आपको टाइम से मिल जाए और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। ड्रीम इंग्लिश के इस चैनल पे मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवा रहा हूं। डे वाइज वीडियोस आ रही हैं, बस डेज फॉलो करते जाइए। इंग्लिश में इंप्रूवमेंट तो आपका अपने आप हो जाएगा। नोट्स आप बनाना चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, आप अपना टाइम बचा सकते हैं। बार बार वीडियोस में टाइम स्पेंड करने के बजाय, यूट्यूब पे जाने के बजाय, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं, तो आप एक रजिस्टर में नोट डाउन करते जाइए ताकि आप रजिस्टर खोलें और आपका वीडियो आपके सामने लिखा पड़ा हो, है ना। और एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने 3 कोर्सेज का लिंक दे रहा हूं। एक 3 मंथ्स का कोर्स है, एक 6 मंथ्स का कोर्स है और एक 1 ईयर का कोर्स है। अगर आप उस पर क्लिक करके उस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विद इन 3 मंथ्स, सिर्फ 3 महीने के अंदर आप भी इंग्लिश बोलने लगेंगे गारंटी के साथ। और पूरा इंडिया मेरे साथ कनेक्टेड है। 3.5 लाख से ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं और उनमें से कई लोगों ने उस कोर्स को ज्वाइन किया है और उन्होंने बेनिफिट्स भी देखे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।